प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा लेसन है 9th क्लास का विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। यहाँ पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं और आसपास मतलब सराउंडिंग यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हमें जानना कि पदार्थ होता क्या है। जिन भी वस्तुओं का आप देखते हो वह सभी पदार्थ है, और कुछ वस्तुएं तो ऐसी भी है जिनको आप देख नहीं पाते हो, वह भी पदार्थ है। जैसे कि हवा एक प्रकार का क्या है, आप देख नहीं सकते हैं, हम उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन वह भी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ को किस तरह से परिभाषित किया जाए कि हम माने उस वस्तु को कि वो पदार्थ है, और उस वस्तु को इस तरह से मान लें कि वो पदार्थ नहीं है। यानी पदार्थ का अगर हम बताना हो किसी के बारे में कि ये पदार्थ है या नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ गुस्सा आना क्या पदार्थ है कि नहीं है, नहीं, एक भावना है, गुस्सा आना एक पदार्थ ना होकर के भावना है। उसी प्रकार हम पदार्थ को किस प्रकार से डिफाइन करें, यानी पदार्थ को हम किस तरह से बताएं कि वो पदार्थ है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं पदार्थ की परिभाषा पर, यानी कि मैटर, डेफिनेशन ऑफ द मैटर मीन्स मैटर इज ऑल द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जितनी भी वस्तुएं जिनके अंदर द्रव्यमान है और जो स्थान घेरती है उनको हम पदार्थ बोलते हैं, यानी कि हम उनको मैटर बोलते हैं। मैटर्स ऑल द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि मैटर, जब भी पदार्थ को हम परिभाषित करेंगे तो हमें ये दो चीज़ें देखनी है कि उसके अंदर कुछ न कुछ द्रव्यमान होना चाहिए और वह स्थान घेरती हो। जैसे हवा की हम बात कर रहे थे अभी कि हवा को देखने से हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा फिर भी क्या है, हवा जो है कि पदार्थ है, क्योंकि हवा स्थान घेरती है और हवा में द्रव्यमान भी होता है या भार भी होता है। जैसे कि आपने अगर 5वीं कक्षा में एक प्रयोग आता है जिसमें हम देखते हैं कि हम एक भरे हुए गुब्बारे को और एक खाली गुब्बारे को तराजू के अंदर तोलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो खाली गुब्बारा होता है वह उसका भार कम होता है, जबकि हवा वाला गुब्बारा जो होता है उसका भार अधिक होता है। यानी कि उस जो हम द्रव्यमान का अंतर निकालते हैं वहाँ पे, वो द्रव्यमान का अंतर जो होता है किसकी वजह से होता है, वो हवा की वजह से होता है। यानी हम मान सकते हैं कि हवा के अंदर भार होता है या द्रव्यमान होता है, यानी हवा में द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, इसका हवा भी क्या एक प्रकार की पदार्थ है। तो हर वस्तु जो आप देखते हो जिसके अंदर द्रव्यमान है, जिसके जो स्थान घेरती हो, हम उसको क्या बोलेंगे, हम पदार्थ बोलेंगे। आप किसी वस्तु को ले सकते हो, प्लास्टिक की कुर्सी ले सकते हो, मेज ले सकते हो, कुछ भी वस्तु आप खुद को ले सकते हो, खुद भी क्या आप पदार्थ हो, क्योंकि आप स्थान घेरते हो और आप में द्रव्यमान है, आप में वजन है, तो आप भी क्या एक प्रकार के पदार्थ हो। लेकिन हम सजीव पदार्थ है, जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, जो हम कुर्सी का उदाहरण ले रहे हैं, जल का उदाहरण लेते हैं या दीवार का उदाहरण लेते हैं, ईंट का, पत्थर का, जितने भी उदाहरण लेते हैं वह निर्जीव पदार्थ और हम सजीव पदार्थ में आते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसके अंदर द्रव्यमान है उसको हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ जो है कैसे बना हुआ है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से बना हुआ है और वो कण इतने छोटे हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उन कणों को। जैसे कि हवा के कण बहुत छोटे होते हैं तो हवा के कणों को हम नहीं देख सकते, लेकिन पदार्थ जो हम दिखाई देते हैं उनके कण भी इतने छोटे होते हैं कि उनको हम आसानी से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। यानी पदार्थ जो होता है वह छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है, छोटे छोटे कणों से। जैसे ही हम बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता, उसी प्रकार कणों कणों से पदार्थ बनता। यानी कि कोई भी जो पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और वह कण इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते और उनको हम देख भी नहीं पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक पानी की जो बूंद होती है उसमें भी अरबों जो है कण होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि छोटे बूंद में भी जो है ना इतने कण हो सकते हैं। यानी कि इतने कण होते हैं कि हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं कि आपने एक गिलास के अंदर नींबू डाल दिया, एक पूरा नींबू डाल देते हो और उसी गिलास से आप फिर 2 गिलास जल मिला करके 2 गिलास बनाते हो, उसी के अंदर आप एक गिलास और जल डाल के तीसरा गिलास बनाते हो, चौथा गिलास बनाते हो। इस तरह से आप नींबू न डालकर केवल आप जल डाल रहे हो,
लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि आप 10 गिलास डाल दो, 20 गिलास डाल दो, 30 गिलास डाल दो, तब भी उसके अंदर नींबू की जो खटास है वह रहती है। इसका अर्थ हुआ कि नींबू के जो कण है वो छोटे छोटे कण जो है अलग अलग भागों में बंट चुके हैं, यानी कि वो छोटे छोटे कण हर एक गिलास के अंदर, पानी के हर एक कण के अंदर चले गए हैं, यानी कि पदार्थ के कण जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक पूरे बड़े जग के अंदर एक बूंद भी अगर आप स्याही की डालते हो, जैसे कि लाल स्याही डाल देते हैं, तो लाल स्याही इस तरह फैल करके थोड़ी देर में क्या करती है, उस सारे जग को क्या कर देती है, सारे बीकर को क्या कर सकती है, वो लाल कर सकती है। यानी कि वह जो पदार्थ के कण, जो स्याही के जो कण थे, वो कण इतने छोटे छोटे थे कि सारे उस जल के अंदर विद्यमान हो गए, सारे जल के अंदर वो फैल चुके हैं। यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। अब आता है कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं, यानी कि पदार्थ, एवरी मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि हर एक जो पदार्थ है वह पार्टिकल्स, कणों से मिलके बना होता है। दीज पार्टिकल आर स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन, और ये पार्टिकल जो है, ये जो कण है वह हमारी कल्पना से बहुत ज़्यादा छोटे हैं और परिकल्पना से भी छोटे होते हैं। इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स बिलियंस ऑफ बिलियंस पार्टिकल्स, यानी कि एक जो पानी की बूंद है उसके अंदर भी असंख्य या अरबों के अरब कण हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो पार्टिकल हम बात कर रहे हैं, कणों की जो बात कर रहे हैं, पदार्थ के कणों की जो बात कर रहे हैं, उनकी विशेषताएं क्या क्या है। अब आपके सामने अगर हम बात करें, किसी वस्तु का उदाहरण ले लीजिए, एक हम जल का उदाहरण लेते हैं, एक हवा का उदाहरण लेते हैं, और एक हम सामने एक ईंट का हम उदाहरण लेते हैं। यानी हम तीन प्रकार के उदाहरण ले रहे हैं। एक ईंट जो कि हम ठोस बोलते हैं जिसको हम, एक जल जिसको हम द्रव बोलते हैं, और एक हवा की बात करें जिसको हम गैस बोलते हैं। अब सबसे पहले हम आते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि कणों की विशेषताएं। फर्स्ट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। यानी कि जो आप पदार्थ देखते हो उनमें रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण जो है वो मिल कर क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। जब वो मिल के पदार्थ बनाते हैं, उन कणों के बीच में आप क्या देखते हैं कि रिक्त स्थान रह जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक बॉल रखी गई है, 10-15 जो बॉल है, आप उनको एक साथ ढेर में रखते हो, फिर भी आप क्या देखते हो, उनके बीच में छोटे छोटे जो है स्थान रह जाते हैं। जैसे आपने फल विक्रेता को देखा होगा, जो फल विक्रेता होता है वह क्या करता है, वह आप उसके ढेर को देखते हो। जैसे आप उसने संतरे लगा रखे अगर उसमें रेडी के अंदर, तब वह क्या देखता है, एक लाइन होती है, उसके ऊपर एक संतरे की दूसरी लाइन होती है, फिर तीसरी लाइन होती है, इस तरह से वो। लेकिन जब हम देखते हैं उस संतरों के बीच में भी क्या होता है, कुछ जगह खाली रह जाती है, उसको हम बोलते हैं रिक्त स्थान बोलते हैं। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे आप उदाहरण लीजिए कि एक ईंट जो होती है, जब हम क्या करते हैं उसके ऊपर पानी डालते हैं तो पानी का रिसाव उस ईंट के अंदर हो जाता है। तो पानी कहाँ चला गया, क्या वो ईंट से बाहर क्यों नहीं आया हुआ है, क्योंकि जो जल था वह कहाँ चला गया, ईंट के जो कण थे उसके अंदर जो रिक्त स्थान था वहाँ पर चला जाता है। इसी प्रकार आप क्या करते हो कि आप जैसे भी शिकंजी बनाते हो तब पानी के अंदर आप नींबू डाल देते हो, नींबू जो है, नींबू का जो रस जो है वो नींबू का रस कहाँ चला जाता है, पूरे जल के अंदर चला जाता है, समा जाता है अच्छी तरीके से। यानी कि हम क्या देखते हैं कि जो नींबू के जो रस के जो कण थे वह पानी के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वहाँ पे चले जाते हैं। आप चीनी घोलते हो उसमें भी क्या होता है, नमक घोलते हो उसमें भी क्या होता है कि जब नमक के जो छोटे छोटे कण हैं वह जल के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है उसमें चले जाते हैं। हम भी कहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर आप भी खड़े हो हवा के अंदर, तो हवा के कणों को आपने दूर हटा दिया है और उनके बीच में जो रिक्त स्थान है वहाँ पे आप अभी खड़े हुए, अभी आप बैठे हुए हो। यानी कि हम जितने पदार्थों से घिरे हुए हैं उन पदार्थों के अंदर रिक्त स्थान होता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। जैसे हवा की बात करूँ तो यहाँ पर रिक्त स्थान जो है अधिक हो सकता है, लेकिन जब ईंट की बात करूँ वहाँ पर रिक्त स्थान जो है बिल्कुल कम है, और जल की अपेक्षा कम है, लेकिन जल में जो ईंट के जो कण है उनसे थोड़ा सा अधिक है। यानी जो पदार्थ के कण है उनमें रिक्त स्थान होता है। जैसे हमने नमक का उदाहरण लिया, जैसे हमने चीनी का उदाहरण लिया, जैसे हमने ईंट के अंदर पानी डालने का उदाहरण लिया, कोई भी उदाहरण आप देखते हो उसमें क्या देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यानी
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड देयर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि पदार्थ के जो कण है वो निरंतर चलायमान है, यानी कि लगातार चलते रहते हैं। एंड देयर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है कि कोई पदार्थ जिसमें गति होती है उसके अंदर एक ऊर्जा होती है, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा है वो डिपेंड करती है कि इसके ऊपर टेम्परेचर पर निर्भर करती है, यानी जितना तापमान अधिक होगा उसकी कणों की जो गति है वो अधिक होगी और उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। यानी पदार्थ के कण जो है लगातार गतिशील रहते हैं और इनकी गतिज ऊर्जा तापमान पर निर्भर करती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील रहते हैं। कोई पदार्थ, जैसे कि हम यहाँ पे हवा के अंदर खड़े हो तो हवा के कण आपसे टकराते हैं, वापस बाउंस होकर के वापस चले जाते हैं, यानी पदार्थ के कण जो है लगातार चलते रहते हैं। आप एक उदाहरण लीजिए, आपने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर आपने जल लिया और उस जल में आप एक नीले या लाल रंग की स्याही की एक बूंद डाल देते हो। आप क्या देखते हो, आहिस्ता आहिस्ता वो स्याही जो है, स्याही के जो कण लगातार चलते रहते हैं और चलने के बाद क्या हुआ, उस जल के अंदर सब जगह पर फैल जाते हैं। यानी वह उदाहरण क्या हुआ कि उसमें पदार्थ के जो कण थे, यानी वो स्याही के जो कण थे वो निरंतर गतिशील रहते हैं और वह पूरे जल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, यानी कि समा जाते हैं। एक उदाहरण आप घर में भी दे सकते हो, वही जो नींबू का रस है, नींबू का रस आप निचोड़ते हो उसके अंदर, जल के अंदर, तो नींबू का रस जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे उसमें जल में मिक्स हो जाता है। एक उदाहरण आप घर में बैठे देख सकते हो, आप एक जल का गिलास लीजिए और उसमें लस्सी की 2 या 3 बूंद डाल के देखिए आप, तो आप क्या देखते हो, लस्सी के जो कण हैं वह आहिस्ता आहिस्ता उस पूरे जल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण जो हम लेते हैं वह लेते हैं अगरबत्ती का। हम अगरबत्ती जो है मंदिर के अंदर लगाते हैं, लेकिन उसकी खुशबू जो है पूरे हमारे घर में हो जाती है। तो वह अगरबत्ती के जो कण हैं, जो उसके जो कण है वो कहाँ पे, पूरे हमारे घर में, वातावरण में जो है फैल जाते हैं। वो किस लिए, क्योंकि उसके जो कण होते हैं, वो जो धुएं के जो कण होते हैं, अगरबत्ती के धुएं के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं और गति में रहते रहते वो पूरे घर के अंदर फैल जाते हैं। अब आती है बात की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यानी कि उनकी गतिज ऊर्जा, यानी कि उनकी गति जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, तापमान के ऊपर। यानी तापमान अगर अधिक होता है तो वह काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, यानी उसकी गति क्या होगी, अधिक होगी। जैसे कि उदाहरण लीजिए आप कि अगर आप गर्म पानी में चीनी मिक्स कर रहे हो और एक आप ठंडे पानी के अंदर मिक्स कर रहे हो, तो आप क्या देखते हो, गर्म पानी के अंदर चीनी जल्दी घुल जाती है, जबकि ठंडे पानी के अंदर जो चीनी जल्दी से नहीं घुलती। तो हम क्या देखते हैं कि जो पदार्थ के जो कण हैं वह तापमान अधिक होने पर जल्दी फैलते हैं, यानी कि जल्दी गति करते हैं, बार बार तेज गति करते हैं, इसलिए वे जल्दी मिक्स हो जाते हैं। जबकि अगर तापमान कम होगा तो पदार्थ के कण जो है आहिस्ता आहिस्ता गति करेंगे, जल्दी मिक्स नहीं होंगे। यानी कि जैसे कि अगरबत्ती का उदाहरण लेते हैं, अगर सर्दियों के मौसम में अगरबत्ती जलाते हैं तो वह पूरे घर में फैलने में समय लेती है, जबकि गर्मी के दिनों में पूरे घर में जल्दी फैल जाती है, क्योंकि हमारे घर का जो तापमान होता है गर्मियों के दिनों में अधिक होता है और सर्दियों के दिनों में कम होता है। तो जो अगरबत्ती के जो सुगंध है, अगरबत्ती के जो धुएं के जो कण हैं वह गर्मियों में जल्दी फैलते हैं, जबकि ठंड के अंदर जल्दी नहीं फैलते। यानी कि हमारे पास जो है क्या देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि पदार्थ के लगातार गतिमान होते हैं। एंड देयर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, और उनकी गतिज ऊर्जा जो है वो तापमान पर निर्भर करती है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज, और इस प्रकार की जो आकर्षण बल जो होता है उनकी स्ट्रेंथ जो होती है, उनकी शक्ति जो है वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर निर्भर करती है, यानी कि वो सब वस्तु में समान नहीं होती। यानी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये आकर्षण बल भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जो पार्टिकल्स मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू दी अनदर।
यानी पदार्थ के कण जो है अलग अलग पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं रबड़ का। रबड़ को आप हाथ से आसानी से खींच सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ पत्थर को आप खींच के दिखाइए तो पत्थर को आप नहीं खींच सकते, क्योंकि पत्थर के जो कण है, पत्थर जो एक पदार्थ है और उनके कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो अधिक है, जबकि रबड़ के जो कण है उनके बीच में आकर्षण बल कम है। इसलिए आप रबड़ को खींच सकते हो, जबकि पत्थर को, कणों को आप दूर दूर नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार हवा की बात करें, हवा में क्या है, हवा में आप गोता लगा सकते हो, आप जल के अंदर गोता लगा सकते हो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि दीवार के अंदर गोता लगा सकते हो तो आप कहेंगे नहीं लगा सकते, हमें चोट लग जाएगी, क्योंकि जो दीवार में जो ईंटें लगी हुई है, जो पदार्थ लगा हुआ है, उनके कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है और उसको आप पार नहीं कर सकते हो। जबकि जल के अंदर जैसे आप गोता लगाते हो तो हम क्या देखते हैं कि जल के कण जो है हमारी वजह से दूर दूर हो जाते हैं और हम उसके अंदर समा सकते हैं। उसी प्रकार जब हम चल रहे हैं हवा के, अब हम जब चलते हैं तो कहाँ चलते हैं, हवा के अंदर चलते हैं, तो हवा के कण जो है हमारे टकराने से दूर दूर हो जाते हैं, यानी उनके बीच जो आकर्षण बल है उनके कणों के बीच में वह बिल्कुल ही कम है और हमारे थोड़े से भी बल लगाने से जो वो टूट जाते हैं। यानी कि पदार्थ के कणों में जो है अलग अलग पदार्थों में अलग अलग आकर्षण बल होता है, यानी कि सब पदार्थों में समान आकर्षण बल नहीं होता है। तब हमारे पास जो है ये पदार्थ की कणों की विशेषताएं थी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि जो पदार्थ के कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज, यानी कि जो आकर्षण बल है, इनकी जो शक्ति है, वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, यानी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर वो अलग अलग होती है। यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यह आकर्षण बल भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि पदार्थ और उसके कणों की